सर आज 303 से ज्यादा एमपी आपके हैं, 2000 से ऊपर एमएलए आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोक के यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है सर, के ऊपर चर्चा चल रहा है सर, पार्लियामेंटरी प्रोसीजर कभी सर, मुद्दे पर भी आना कीजिए, चर्चा नहीं करनी है सर, ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी, शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, एसआईआर, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है। मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल, उसके ऊपर बोलिएगा। के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए, पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर, यही दरख्वास्त है। क्योंकि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है। और इस मंदिर में बैठ के अगर कोई झूठ बोले और गीता पे हाथ रखे, कोई अन्याय करे, तो सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो इस देश की 3rd लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, दैट विल श्योरली नॉट पैंडर और सरेंडर टू योर स्टेप मदरली और शुड आई से स्टेप फादरली एटीट्यूड। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो सर्वसम्मति से इसको पारित कर कानून बना पाई सितंबर 2023 से। तो हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, ये तो परिलक्षित हमने सितंबर 2023 में ही कर दिया। मैं फिर पूछना चाहती, बार बार विपक्ष के कई साथियों ने कहा, टाइमिंग की बात कही, यहां तक कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जल्दबाजी। मैं पूछना चाहती हूं कि 40 बरस की डिले के बाद भी आप जल्दबाजी का आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? और रही बात इलेक्शन की, महोदय, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, हमारी पॉलिटी का नेचर ये है कि यहां तो चुनाव हमेशा रहते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताती हूं। मुझे अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए एज अ सांसद, जून में 2 साल में कंप्लीट करूंगी, लेकिन बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें योगदान करने का मुझे मौका मिल रहा है। इसलिए चुनाव तो यहां चलते रहेंगे, लेकिन चुनाव बहाना नहीं बन सकता हमारे देश की मातृशक्ति का हक मारने के लिए। अखिलेश जी ने विचार परिवार की भी बात करी। मैं शायद वो इस बात से अवगत नहीं है, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय सेविका समिति की ही एक कार्यकर्ता हूं।
पिछले 90 वर्षों से राष्ट्र सेविका समिति संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश की सेवा कर रही है। महोदया, एक भय, एक भ्रम बना दिया गया है डीलिमिटेशन को। मैं आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दूं हमारे विपक्ष के साथियों को, डीलिमिटेशन यानी परिसीमन भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द बीजेपी, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उन्हीं के रचित कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रावधान है, ये मैकेनिज्म है जहां पर डीलिमिटेशन अनिवार्य है। पर महोदया, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना मंजिल है, परिसीमन केवल और केवल राह है। आप राह और मंजिल में कंफ्यूज मत होइए। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द रोड एंड द डेस्टिनेशन। डीलिमिटेशन इज ओनली द रोड, इट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, द वुमेन रिजर्वेशन which is the destination, and it is high time that we complete that journey to that destination. एक और बात कही गई, यहां पर बोला गया कि 543 में क्यों नहीं लगा देते, और मैं हैरान हुई जब एक महिला सांसद ने यह कह दिया कि आप परिसीमन कर सीटें बढ़ा रहे हैं, यह तो शोविनिज्म है। शोविनिज्म का आरोप लगाते हुए वो ये भूल गई कि 543 सीटें पुरुषों का एकाधिकार नहीं है। वो भूल गई कि इन 543 में आज भी 74 पर हम नारी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। महिला सांसद भी है इस सदन में। आप रिजर्वेशन को एब्स्ट्रैक्ट में लागू नहीं कर सकते। आपको रिजर्वेशन को आइडेंटिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही करना पड़ेगा, और इसीलिए परिसीमन आवश्यक है, सीटों की बढ़ोतरी आवश्यक है। कई लोगों ने पूछा कि आप 543 में ही क्यों नहीं लागू कर देते। मैं याद कराना चाहती हूं कि ये जो अभी कॉम्पोजिशन है 543 सीटों की, ये 1971 के बेसिस से, उनके सेंसस के बेसिस पे है। तब भारत की पॉपुलेशन वाज ओनली 51.4 करोड़। आज भारत की पॉपुलेशन 3 दुगनी हो गई है। हम आज 140 करोड़ का देश है। महोदया, ये सदन अनर्थ करेगा अगर महिला सशक्तिकरण की केवल बात करता है और महिला आरक्षण पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करते हुए इंप्लीमेंट नहीं करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए यह अनिवार्य है कि परिसीमन हो और सीटें बढ़ाई जाए। 74 से 273 तक का ये जो सफर है, ये केवल मातृशक्ति के उत्थान के लिए नहीं, ये इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए, इस राष्ट्र में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए।